हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय डीएम सर में। तो दोस्तों, आज से हम आपकी 9th क्लास की जो बुक है उसे रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है कि हम पहली प्रश्नावली से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेस 1.1 का बेस पढ़ेंगे, फिर 1.1 प्रश्नावली को करेंगे, फिर 1.2 का बेस पढ़ेंगे, फिर 1.2 प्रश्नावली को पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमारा बेस अगर क्लियर है, अगर हमारी बेसिक, अगर हमको गिनती ही नहीं आती तो हम जोड़ कहां से कर देंगे। तो उसी प्रकार जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे प्रश्नावली को कैसे कर देंगे। तो उसी प्रकार हम आपका पहले बेस क्लियर कराएंगे। बेस क्लियर होने के बाद उस प्रश्नावली को हमें बस ये मान लो कुछ थोड़ा ही बताने की जरूरत पड़ेगी, खुद से ही सॉल्व कर जाओगे आप प्रश्नावली को। तो चलते हैं आते टॉपिक के पास। तो देखो दोस्तों, पहली प्रश्नावली आपकी क्या है, आपकी पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति, 9th क्लास की बुक। चलो हम बुक ले आते हैं, एक सेकंड। ये आपकी जो बुक है इसमें फर्स्ट प्रश्नावली है संख्या पद्धति। इसका बेस हम आपको बता देते हैं, इसे कहां रखें, चलो इसे यहां पर रख देते हैं। संख्या पद्धति, तो देखो फर्स्ट हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। इसमें संख्या क्या होती है। संख्या तो ये वो चीज है जिससे हम वस्तुओं को गिनना या उनके नामांकन उनका किया जा सकता है, संख्या कहलाती है ना। संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं, वे गणितीय वस्तुएं, अगर इनकी जो परिभाषा अगर हम बनाएं तो वे गणितीय वस्तुएं जिनके आधार पर हम वस्तुओं का नामांकन करते हैं या वस्तुओं को गिन सकते हैं, संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं, संख्याएं नेचुरली दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की, एक तो होती है हमारी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है हमारी अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं और कह देते हैं। काल्पनिक संख्याएं, तो देखो वास्तविक संख्याएं, ये तो थोड़ा इसे हटाओ, पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं काफी होती हैं। वास्तविक संख्याएं जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, मतलब काफी सारी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं जो होती हैं। काल्पनिक संख्याएं अपने आप में एक ही हैं, जो वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है, अवास्तविक है। तो देखो, जैसे कि हम पहले से स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, इनका जैसे याद करेंगे, अगर आप परिभाषा याद करेंगे तो आपको रटना पड़ेगा। इसका क्या करेंगे, जैसे याद करेंगे। तो जैसे कैसे याद करेंगे, जैसे होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, होती हैं जो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटिव, अनंत तक जाती हैं। तो अब यहां से हम पता लगा सकते हैं कि 1 से अनंत तक जा रही हैं और सभी क्या है, धनात्मक संख्याएं। तो हम इनको, ये गिनती वाली संख्याएं भी तो है, इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि गिनती वाली सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर नोट देखो, मैं यहां परिभाषा तो नहीं लिखूंगा, आपको मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उस परिभाषा को नोट कर लीजिए। तो हम बोल रहे हैं कि गिनती वाली सभी जो गिनती वाली सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये क्या होती हैं, 1 2 3 4 इससे डॉट अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इनकी परिभाषा क्या बनेगी, गिनती वाली सभी धनात्मक संख्याओं को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं गिनती वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं का जैसे देखो,
ये ब्रैकेट आपको नहीं लगाना है, मैं हाईलाइट करने के लिए लगा रहा हूं बस। तो देखो ये होती है पूर्ण संख्याएं। अब हमें यहां पर क्या दिख रहा है, यहां से इसे हटाओ थोड़ा, यहां से यहां तक ये वाली कौन सी संख्याएं, ये ऊपर देखो प्राकृतिक संख्याएं सभी। ये कौन सी संख्याएं, ये है प्राकृतिक संख्याएं। अब हमें यहां पर क्या ऐड किया, हमने यहां पर क्या जोड़ा, जीरो और जोड़ दिया। तो हम यहां पर परिभाषा जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो और मिला दें या जोड़ दें, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो और मिला दें तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये परिभाषा है आप लिख लेना, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो और जोड़ दें तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं आपके पूर्णांक की। चलो इन दोनों के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, एक दो क्वेश्चन बनेंगे, उन्हें बता देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनके, जैसे कि हमें पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर के इनके क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर के, केवल 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर इनकी परिभाषा ही पूछ ली जाती है, या 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखो क्या कहेगा क्वेश्चन में, पेपर में क्या कहेगा कि पेपर में कहेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, मैं लिख रहा हूं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये बोला क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आप तो देख रहे हो यहां पर, देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 से लेकर अनंत तक, और ये पूर्ण संख्याओं में सभी की सभी हैं, है ना। 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों में आ रही हैं, दोनों में आ रही है ना भाई। ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं सभी, 1 से अनंत तक यहाँ भी है, 1 से अनंत तक यहाँ भी है। तो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हैं ना, हैं। तो हम लिख देंगे हाँ सभी वास्तविक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा विपरीत आ जाएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं, जैसे हम, अरे मिटाएंगे तो मैं देखिएगा, चलो जैसे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, इसके विपरीत आ जाएगा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो इसे कैसे देखेंगे हम, देखो सभी पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट है, 0 से और अनंत तक जा रही हैं, और जो प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से अनंत तक जा रही हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं मतलब 0 और इसमें जोड़ना पड़ेगा, जब तो सभी पूर्ण संख्याएं आएंगी। इसका मतलब इसमें 0 नहीं है तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ऐसे देखना है आपको बस। अब अगला, अगली जो संख्याएं हैं हमारी पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, और एक उदासीन पूर्णांक भी हम कर देते हैं। 3 प्रकार मानो, 3 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और एक उदासीन पूर्णांक। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूर्णांक के हम 3 पार्ट कर लेते हैं। यहां पर धनात्मक, यहां उदासीन, यहां पर ऋणात्मक। ये 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और आपका धनात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक की। देखो पूर्णांक अब धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है, तो देखो हम लाइन, नंबर लाइन पर हम कैसे दर्शाते हैं, 0 प्लस का 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही अनंत तक जाएंगी ये भी।
ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक जाएंगी, ये भी। ठीक है, नंबर लाइन पर होते हैं, ये होते हैं आपके पूर्णांक, मतलब 0 से प्लस वाली तरफ भी अनंत तक, 0 से माइनस वाली तरफ भी अनंत तक जाएंगे। अब बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, आपको यहीं से पता चल गया। देखो, ये वाले सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, ये वाले सभी ऋण वाली संख्याएं हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, और जो ये बीच में है जिस पर ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये उदासीन पूर्णांक है। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल। अब इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, परिभाषा बहुत ही सिंपल है इसकी। देखो, धनात्मक पूर्णांक की जब हम बात करें तो यहां पर गिनती वाली सभी धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक, या फिर जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएं। तो वह संख्या जिस पर न धन का न ऋण का कोई महत्व नहीं होता उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। जिस संख्या पर न धन का न ऋण का कोई महत्व ही नहीं होता वे संख्याएं उदासीन पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार इसकी डेफिनेशन हम देंगे। ये धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक की। अब बात करते हैं पूर्णांक की परिभाषा हम कैसे बनाएं। इस पूर्णांक की भी तो परिभाषा बनानी है। अभी तो हमने धनात्मक और ऋणात्मक और उदासीन पूर्णांक की परिभाषा बनाई थी। अब पूर्णांक की परिभाषा हम कैसे बनाए, तो देखो यहां से और यहां तक देखने की कोशिश करो, ये कौन सी संख्याएं हैं। देखो 0 से अनंत तक जा रही हैं पूर्ण संख्याएं, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक जाती हैं। और यहां से यहां तक देखिए, ये माइनस वाली संख्या है परंतु 1 से अनंत तक जा रही हैं। ये है तो माइनस वाली, परंतु कहां से जा रही हैं, 1 से अनंत तक। 1 से अनंत तक जाने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और 0 से अनंत तक जाने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्णांक की जो हम डेफिनेशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, पूर्णांक की डेफिनेशन कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, ये पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के, ये प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक जोड़ दें, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और जोड़ दें तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। बस इतनी छोटी सी बात है। एक बार और देख लो कि ये सभी कौन सी संख्याएं, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, और पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम ये प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के ये नेगेटिव अंक हैं, ऋणात्मक अंक है, ऋणात्मक अंक और जोड़ दें या मिला दें तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। नोट्स बनाते चलना साथ ही साथ। पूर्णांक आपका हो चुका है। अब बात करते हैं सम और विषम की। सम संख्याएं, ये तो लगभग सभी जानते होंगे, छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं इन संख्याओं को। तो देखो सम संख्याएं, सम जैसे जैसे सभी का याद रखना है, जैसे नहीं भूलना है। 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटिव, मतलब ऐसे ही चलती जाएंगी आगे तक। अब देखो यहां पर हमें पता चल रहा है कि 2 से डिवाइड है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है, 2 से ये भी, 2 से ये भी, आगे तक। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सभी संख्याएं क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो यही डेफिनेशन हो जाएगी, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। सम और विषम उल्टा विपरीत हो जाएगा बिल्कुल। जैसे इसका जब हम निकालेंगे, जैसे हम निकालेंगे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर इनमें से कोई भी संख्या 2 से विभाजित है नहीं, तो यहां पर हम यही परिभाषा इसकी बना सकते हैं
कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है विषम संख्याएं कहलाती हैं। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं नोट्स। अगर आप साथ के साथ बना लोगे तो बाद में देख तो भी लोगे, नोट्स साथ के साथ बना लेना। आगे बात करते हैं भाज्य। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ये जैसे में हमने लिख दिया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट डॉट इन्फिनिट अनंत। अब आप कहेंगे सर ये तो ना सम है ना विषम है ना कुछ, सब अलग अलग। ये थोड़ा सोचने की बात है। देखो इसमें इस 4 को ले लीजिए, 2 से डिवाइडेबल है, 2 से विभाज्य है 2 बार। अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करें तो 4 बार। अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 बार। अब यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि 1 और स्वयं से तो लगभग सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, 1 से सभी संख्याएं विभाजित हैं और स्वयं से तो सब विभाजित होंगी ही, परंतु एक तीसरी संख्या और मिल गई यहां जिससे यह विभाज्य है 2 मिली ना। 8 को उठाकर देख लीजिए, हमने 8 ले लिया, 8 हमारा 2 से डिवाइड है 4 बार, 8 हमारा 4 से डिवाइड है 4 दूनी 8, 8 हमारा 1 से भी डिवाइड होगा 8 बार, 8 हमारा 8 से भी डिवाइड होगा 1 बार। ठीक है, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 1 और स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या, 1 और स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या भी आ रही है। अब चौथी भी हो, पांचवी भी हो, इससे मतलब नहीं है, तीसरी जरूर होनी चाहिए। चौथी पांचवी तीसरी ही है तो ही हो जाएगा काम। चौथी पांचवी को देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल तीसरी संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी भाज्य हों वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं या विभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य कह दो या फिर विभाज्य कह दो, एक ही बात है। वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी भाज्य हों वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे नहीं भूलने आपको। ये जो उदाहरण है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अब देखो अभाज्य संख्या ये 1 और स्वयं से तो लगभग सभी होंगी, जैसे कि हम यहां पर लिख देते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 अनंत तक 13, 17 ये आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 केवल स्वयं से और 2 केवल 1 से, इन दोनों से ही विभाजित है, 2 और किसी से विभाजित है नहीं है, केवल 1 से और स्वयं से विभाजित है। 3 को देखो, 3 1 से और 3 स्वयं से विभाजित है, केवल स्वयं से। 3 1 से और स्वयं से विभाजित है केवल। तो यहां पर हम डेफिनेशन जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 और स्वयं से, 1 और वे संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होती हों वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब
क्वेश्चनों पर आ जाते हैं थोड़े से। एक क्वेश्चन हम थोड़ा भूल गए, क्वेश्चन बताना, इनके थोड़े क्वेश्चन बता देते हैं पहले। 2-4 क्वेश्चन या लास्ट में बताएंगे। चलो पहले संख्याएं सभी को कर लो, कॉपी पर नोट सभी को कर लेना। उससे क्या है कि आप पीछे देख लोगे, मैं जब क्वेश्चन बोलूंगा तो आप 1 मिनट में जवाब दे दोगे उनका। अब बात करते हैं संपूर्ण संख्याओं की। एक और संख्या होती है आपकी संपूर्ण। संपूर्ण संख्या ये थोड़ी अलग है उनसे, ज्यादा नहीं, थोड़ी। जैसे इनका हम बताएं, जैसे 2 संख्याएं हम आपको बताए, 6 है 28 है। देखना पड़ेगा ये 28, 6 तो है ही है, देखते हैं 28 है क्या। तो यहां पर हम इनके गुणनखंड करेंगे। देखो इसके 6 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो उन संख्याओं को लिखते हैं जो 6 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। जैसे कि 6 है, 1 से लिखते हैं 1, 2 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से है और स्वयं से है, 6 से और 4 से तो है नहीं। अब बात करते हैं 28 की। 1 से है, 2 से है, 4 से है, 6 से नहीं है, 7 से है, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से भी नहीं, 11, 12, 13, 14 से है। 14 दूनी 28, जब दूनी आ जाए तो 28 से है। जब किसी भी संख्या का दुगुना होके आ जाए ना, तो अब भूल जाओ और भी कोई संख्या है, डायरेक्ट वही लिख दो जो यहां पर है। तो देखो यहां पर हम देख रहे हैं 3 और 2 5 और 1 6 और 6 कितने हो गए, इनका योग जब हम करेंगे तो योग कितना हुआ इनका 12, मतलब इस संख्या का 2 गुना। अब यहां पर हम देख रहे हैं 14 और 7 21 और 4 25 और 3 28, 28 और ये 28 कितने हो गए 56। तो 28 दूनी होते हैं 56 और 6 दूनी होते हैं 12। यहां पर हमें पता चल रहा है कि इन संख्याओं का यदि हम गुणनखंड करें, तो जो उन गुणनखंडों का जो योग होता है वो कितना होता है, उस स्वयं संख्या का दुगुना। उस स्वयं संख्या का क्या होता है, दुगुना होता है। उसका गुणनखंड जब हम करते हैं स्वयं संख्या का दुगुना होता है। तो हम यहीं से बात करेंगे कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर उनके गुणनखंडों का योग स्वयं जो वो संख्या होती है ना, ये संख्या स्वयं संख्या का दोगुना होता है, स्वयं संख्या का दोगुना होता है, वे संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं संपूर्ण संख्याओं के बाद आती हैं आपकी सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, एक भी संख्या ऐसी नहीं रहेगी जो यहां से रह जाए। सभी संख्याओं के बारे में इस प्रश्नावली में हम आपको बेस में बता देंगे, टोटल बिल्कुल। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं ये भी थोड़ी अलग है। सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखो जैसे कि 2 और 3, 4 और 5, जैसे कि 8 और 9, जैसे यहां पर हम बात करेंगे थोड़ी सी अलग। देखो इन दोनों संख्याओं के हम फैक्टर करते हैं, 2 के फैक्टर 2 गुणा 1, 3 के जब हम गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 1, वो वाले ऐसे करके करते हैं ना। 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 में देना है, 2 1 कम 2, अब एक बार तो सबका जाएगा ही, तो 2 गुणा 1 हो गया। ऐसे ही 3 का करेंगे, ऐसे ही 4 इनका करेंगे। देखो पहले इनका देख लो, तो इसमें एक इसमें आ रहा है, दोनों में है एक, मतलब 2 के गुणनखंड में भी और 3 के गुणनखंड दोनों में ही एक है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 के 2 गुणा 2 गुणा 1,
5 के 5 गुणा 1। अब बात करते, देखो 2 के 4 के हम निकाल रहे हैं यहां पर, 4 के 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, और 1 तो 1 बार आएगा, ये एक एकम एक, ठीक है। तो ये हो गए 4 के, ऐसे ही 5 के निकालेंगे। अब बात करते हैं 8 के। ये 8 के हो गए, 9 के, ये हो गए 9 के। अब यहां पर एक समानता दिख रही है, ये और इसके अलावा कुछ दिखा, मतलब जो दोनों में है, देखो यहां पर 2 है पर यहां पर नहीं, यहां पर 2 है यहां पर नहीं, यहां पर 2 है यहां पर नहीं, यहां पर 3 है यहां पर नहीं, यहां पर 5 है यहां पर नहीं, यहां पर 3 है यहां पर नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहां पर एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। सार्वगुणनखंड का मतलब जो दोनों में हो। इसका मतलब हम यहां से ये भी पता लगा सकते हैं कि इनका जो HCF, जब हम HCF निकालेंगे, HCF क्या होता है, जो दोनों में होता है, इसके गुणनखंड में भी और इसके गुणनखंड में भी, दोनों में जो संख्याएं होती है वो HCF में आती हैं, ठीक है। तो ना तो इसके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई और संख्या है जो दोनों में हो, न इसके HCF में, न इसके में, मतलब इनके जो सार्वगुणनखंड है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। केवल एक ही ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है। यहां भी देखो, यहां भी देखो। तो हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, वे संख्याएं जिनका HCF एक के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं होती, वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जिनके सार्वगुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं होती, वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो देखो समझ में आया ना कुछ। एक बार और देखो, इनके जो HCF हैं, HCF जो हैं वो केवल एक ही हैं और कोई भी संख्या HCF में नहीं है। HCF में क्या होता है, जो दोनों में, जो उनके दोनों में पाई जाती है। जैसे कि हम अभी बात कर दें 4 और 8 की बात करते हैं हम, तो 4 के जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 1, और इसके हो रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अब इनका जब हम HCF निकालेंगे, दोनों में क्या है, देखो ये 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये 1 यहां भी है। तो इसे हम बाहर निकालेंगे। 4 और 8 का HCF क्या होगा, 1 2 और ये 3 वाला, ठीक है। तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 1, ये उनका HCF होगा। अब ये हम HCF लिख देंगे, 2 दूनी 4 एकम 4, ये इसका HCF हो गया 4। मतलब 4 8 में भी है और 4 4 में भी है, ये HCF हो जाता है। अब इनका HCF इसे हम रफ कर दें, परंतु इनमें वो चीज नहीं है, इनमें केवल एक ही है HCF के तौर पर, केवल एक है। इसलिए वे संख्याएं जिनका HCF केवल एक होता है, वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं मेन आपकी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, तो इनकी बात करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे जैसे, जैसे में 1/2, 3/5, 7/8, ठीक है, या फिर 4, या फिर रूट में आपका जो है 9 लिख देते हैं, या रूट में आपका 144 लिख देते हैं, या रूट में कुछ भी लिख दो, रूट में वो संख्या जो रूट से बाहर आ सके, रूट में आपका 16 लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो रूट से बाहर आ सके, ऐसी जिनका वर्गमूल हो, वो भी बिना पॉइंटों के, ठीक है।
तो देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि सभी संख्या क्या किसके रूप में लिखी हुई है, P अपॉन Q के रूप में। और यहां पर हम जिन भी संख्याओं की बात करें वहां Q 0 के बराबर तो है ही नहीं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं है ना, Q 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं Q तो 0 के बराबर है ही नहीं, अगर है तो वो परमेय संख्या नहीं। बस इतना ध्यान देना। देखो यहां पर Q 2 है, यहां पर Q कितना है 5 है, यहां पर Q 8 है, यहां पर Q, जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 जरूर होता है। जिस संख्या के गुणा में कुछ नहीं होता उस संख्या के गुणा में 1 जरूर होता है। जिस संख्या के सामने कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता उस संख्या के सामने प्लस का पॉजिटिव का चिन्ह जरूर होता है। तो उसी प्रकार जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उस संख्या के नीचे 1 जरूर होता है। बात करते हैं √9 की, तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 के बटे में भी 1 आएगा। इसकी बात करें तो इसका वर्गमूल 12 आएगा, इसके बटे में भी 1 आएगा। इसकी बात करें तो इसका वर्गमूल 4 आएगा, इसके बटे में भी 1 आएगा। हर किसी संख्या के बटे में 1 होता है, यदि लिखा ना हो तो ये निहित होता है, ये छिपा हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सभी संख्याएं P अपॉन Q के रूप में लिखी गई हैं और जहां पर Q 0 के बराबर नहीं है, बस इतनी सी बात इसमें बोलनी है। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पर आपकी एक चीज और रह चुकी है, कौन सी, ये P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। P भी एक पूर्णांक होना चाहिए और ये Q भी एक पूर्णांक होना चाहिए। ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर हम यहां वैसे भी देख लें तो देखो 9 है, 9 एक पूर्णांक है। कैसे, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 एक पूर्णांक है। ये 144 है, ये भी एक पूर्णांक है, 12 हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो ये 12 भी एक पूर्णांक है। ये 16 है, ये क्या है, इसका वर्गमूल निकल के आएगा 4, 4 भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो अब बात करते हैं हम अपरमेय संख्या की, तो इसे रफ कर देते हैं। अपरमेय संख्या के कुछ उदाहरण, जैसे अपरमेय संख्या के उदाहरण है जैसे कि √3, √5, √7 या फिर पाई, ये आपके अपरमेय संख्या के उदाहरण है। अब आप कह रहे होंगे सर ये पाई अगर अपरमेय संख्या है तो 22/7, ये तो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है। और यहां पर P और Q दोनों एक पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तो ये परमेय संख्या ही है, इसकी क्या दिक्कत है, ये परमेय संख्या ही है। अब पाई फिर अपरमेय संख्या क्यों है, पाई अपरमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पाई का लगभग बराबर मान है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, क्या है, लगभग बराबर मान है। ये अपवाद है आपका, वैसे मैथ में नहीं होते हैं ये आपके केमिस्ट्री में पाए जाते हैं। बशर्ते ये क्या है, नोट है आपकी, नोट्स है, ये पाई का लगभग बराबर मान है 22/7, एग्जैक्ट मान नहीं है, इसलिए पाई जो है आपकी क्या है, अपरमेय संख्या, और 22/7 आपकी परमेय संख्या है। अब बात करते हैं ये देखो √3 का कोई वर्गमूल है नहीं है, पॉइंटों में निकलेगा। तो √3 तो हमने किसी पूर्णांक में देखा नहीं, देखा है आपने, नहीं देखा। ये √5 नहीं, ये √7 नहीं, भाई इसे भी हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, सबके बटे में एक हो सकता है, परंतु P इज नॉट इक्वल टू एक पूर्णांक, भाई P पूर्णांक के बराबर पूर्णांक नहीं है, तो ये एक परमेय संख्या नहीं है। P और Q दोनों पूर्णांक होने भी जरूरी हैं परमेय संख्या होने के लिए, तो ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती और अपरमेय संख्याएं
कहलाती हैं। वे संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और भी बहुत सी संख्याएं हैं, जैसे कि हम √11 लिख सकते हैं, रूट में 15 भी लिख सकते हैं, रूट में 13 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ जो रूट से बाहर ना आए, मतलब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण मतलब क्या है कि या तो p पूर्णांक ना हो या q पूर्णांक ना हो, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो p और q या तो पूर्णांक ना हो या q जो है 0 के बराबर हो। ठीक है, ये अपरिमेय संख्याएं आपकी हो गई। अब बात करते हैं हम आपकी वास्तविक संख्याएं। और एक अवास्तविक। इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है अवास्तविक संख्याएं या फिर काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं बराबर होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं अवास्तविक संख्याओं को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे जैसे में हम कुछ भी लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय में, √5, 2, 3/7, पाई, या फिर 8/9, या फिर √11 आदि। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं, इनकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो सिंपल है। तो अब बात करते हैं हम अवास्तविक संख्याओं की। एक भाषा तो इनकी हो गई अवास्तविक, इसके जस्ट विपरीत वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर नहीं बनी होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्याओं के हिसाब से वे संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इनकी 3 परिभाषाएं हमारी बनती हैं। वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एक होती है हमारी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर नहीं बनती हैं, वे संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और एक ये कि वे संख्याएं जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं। जैसे इनके उदाहरण जो होते हैं हमारे, उदाहरण इनके बनेंगे कुछ ऐसे, जैसे कि -√3, -√5, -√7। मतलब ऐसी संख्याएं निकालनी है जिनके रूट के अंदर माइनस भी हो, संख्या तो हुई हो माइनस भी हो, ये इनकी पहचान है। आदि कुछ भी लिख दो, आदि। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अवास्तविक अथवा काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। आपकी जो प्रश्नावली की जितने भी प्रकार की संख्याएं थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इनसे आधारित, इन पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं उन्हें हम समझेंगे। कॉपी पेन लेकर सभी को बैठना ही था। आपके सामने सभी प्रकार की संख्याएं हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, हम भी बताएंगे। देखो, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे हम।
अब आपको जवाब देना है इनका जवाब कैसे देंगे। देखो, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, वे संख्याएं जो एक से और अनंत तक जाती हैं। हम लिख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जा रही हैं। ये तो हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये लिख रहे हैं हम 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जा रही हैं। अब देखो, ये प्राकृतिक संख्याएं और ये पूर्ण संख्याएं। अब उसने कहा क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मतलब प्रत्येक, ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखो यहां से आगे देखो, यहां से ये सभी प्राकृतिक संख्याएं ये पूर्ण संख्याओं में है ना, है। तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। यदि अगर ऐसा नहीं होता कि जो प्राकृतिक संख्याएं, अगर एक भी प्राकृतिक संख्या ऐसी होती कि जो पूर्ण संख्याओं में नहीं होती, तो हम कहते नहीं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर अनंत तक यहां भी हैं और यहां भी हैं। ये हमें देखना नहीं है कि ये इसमें एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा चाहे कितनी भी हो, परंतु ये जरूर होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप 1 मिनट में जवाब दे दोगे। क्या प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं। अब देखो, पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं, -4 -3 -2 -1। अरे 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। और जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं वो क्या है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। अब इसने क्या कहा, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये पूर्णांक है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इससे ही हमें पता चल रहा है यहाँ के जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं ये इसमें तो आएंगी ही नहीं। तो इसका मतलब नहीं, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हो ही नहीं सकते, तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होते हैं। बस सिंपल। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। अब पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, 0 से स्टार्ट होती हैं, ये पूर्ण संख्याएं हो गई 0 से अनंत तक। और पूर्णांक हमारे ऊपर ही देख लेते हैं, पूर्णांक हमारे ये हैं सभी। अब देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या इस पूर्णांक में है, 0 से अनंत तक है, 0 से अनंत तक है। तो ये सभी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं सभी पूर्णांक में है ना, है तो है भाई, है ना। ये सभी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं ये सभी पूर्णांक में उपस्थित हैं। एक्स्ट्रा चाहे कितनी भी हो उनसे मतलब नहीं है, ये जरूर होनी चाहिए इसमें। ये है तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है। अगर पूर्णांक में ये नहीं होती तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं होती। अब है ये संख्या मैच कर रही है तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। अब बात करते हैं, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है। अब हमें बस इसमें एक ही चीज देखनी है, 1 2 3 4, एक परमेय संख्या है, 2 3 4 सभी यहां तक सभी परमेय संख्या होंगी ही। इसके बटे में भी एक है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, इसके बटे में भी एक है, ये भी पी और क्यू दोनों पूर्ण संख्या बनेंगी, ये भी पी और क्यू दोनों पूर्ण संख्या बनेंगी, ये भी पी और क्यू दोनों पूर्ण संख्या बनेंगी। मतलब अनंत तक जितनी भी संख्याएं हम देखेंगे वे सब ही पूर्ण संख्याएं बनेंगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है। कल की जो हमारी वीडियो होगी उस वीडियो में हम 1.1 के उदाहरण जो हमने आज का बेस कराया था उससे संबंधित कुछ और उदाहरण जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं और इस 1.1 को हम क्लियर करा देंगे आपकी को, और फिर हम 1.2 के बेस को और उस प्रश्नावली को भी क्लियर करा देंगे। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि रेगुलर अगर आप वीडियो को नहीं देखोगे, जैसे कि पहली वीडियो आपको बेस नहीं देखा, आपने सीधा 1.1 प्रश्नावली देखी, तो आपको वो कम समझ में आएगी, इतनी अच्छी नहीं समझ में आएगी। समझ में तो आ जाएगी परंतु इतना अच्छा नहीं समझ पाओगे। अगर आपने 1.1 का जो बेस है वो क्लियर कर लिया तो आप 1.1 को खुद ही क्लियर कर दोगे।